हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राज लेक्चर में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 यानी मैट्रिक्स की। और मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं हम आव्यूह। तो आज हम बात करने वाले हैं आव्यूह की। और आज से हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है आव्यूह। और चूँकि आप जानते हैं कि जो हम अपना सेकेंड चैप्टर पढ़ चुके हैं वो कौन सा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, जिसकी मैंने सारी वीडियो एक प्लेलिस्ट में डाल दी है और उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप अभी जाइए और उस चैप्टर को जरूर पढ़िए, क्योंकि वो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और आपको मज़ा आने वाला है। और आज से जो हमारा नया चैप्टर होगा वही भी उसी प्लेलिस्ट में सेव, हर हमारा जो लेक्चर आएगा उसी प्लेलिस्ट में सेव होता जाएगा। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, अपने मैट्रिक्स का जो इंट्रोडक्शन है देखेंगे, क्या है, कैसे इसका क्या क्या रूल होते हैं, सब हम इसके बारे में जानते हैं, क्या क्या परिभाषाएं होती हैं, सभी हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए आज हम बात करने वाले अपने चैप्टर नंबर 3। हमारा है आज का चैप्टर, आज का हमारा चैप्टर 3 है, वो भी किसका, मैथ का। क्या है, मैट्रिक्स। आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं आव्यूह। मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं आव्यूह। तो सबसे पहले समझते हैं ये मैट्रिक्स होती क्या है। तो मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊं तो मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स होती है हमारी वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं का एक आयताकार व्यवस्थीकरण ही क्या कहलाता है, हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, काल्पनिक तथा वास्तविक संख्याओं का आयताकार व्यवस्थीकरण ही हमारे क्या कहलाती, मैट्रिक्स। क्या होता है, वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं का आयताकार व्यवस्थीकरण क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। आव्यूह कहलाता है। तो यहाँ पर हमने परिभाषा जानी। हमारी परिभाषा क्या है, काल्पनिक तथा वास्तविक संख्याओं का आयताकार व्यवस्थीकरण क्या कहलाता है, हमारा आव्यूह कहलाता है। अभी मैं जानता हूँ कि आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आएंगी और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो अभी मैं आपको इसको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें जानिए कि यहाँ पर दो शब्द का प्रयोग होता है। एक होता है, सबसे ज़्यादा इसमें दो शब्द का प्रयोग होता है। पहला होता है रो और दूसरा होता है कॉलम। तो सबसे पहले ये समझिए हमारी रो क्या है और दूसरी बात हमारा कॉलम क्या है। सबसे पहली बात करते हैं हम रो की। तो रो हमारी क्या होती है, एक क्षैतिज पंक्ति। इस प्रकार की जो हमारी पंक्ति होगी हमारी मैट्रिक्स में, जो इस प्रकार से हमारे अवयव रखे होंगे, क्षैतिज रूप में अवयव रखे होंगे, उसे हम कहेंगे रो। उसे हम कहते हैं रो। इसे हम कहते हैं क्षैतिज पंक्ति। इस रो को हिंदी में कहते हैं पंक्ति। और ये कैसी होती है, क्षैतिज होती है। ठीक, क्षैतिज। और एक होता है, एक शब्द का प्रयोग होता है, वो क्या होता है, एक शब्द का और प्रयोग होता है जिसके कहते हैं हम कॉलम शब्द का। इसमें इन दोनों शब्द का प्रयोग होता है। तो कॉलम को समझते हैं। कॉलम क्या होता है, कॉलम होता है हमारी जो ऊर्ध्वाधर पंक्ति होती है। ऊर्ध्वाधर पंक्ति, इस प्रकार की जो पंक्ति होती है उसे कहते हैं हम कॉलम। तो हमें इसके क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं कॉलम। इसको हम कहते हैं कॉलम कहते हैं। और इसको हिंदी में कहते हैं स्तंभ। ये हमारा, इसमें हम क्या कहते हैं, आव्यूह जब हम पढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है, रो और कॉलम का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि रो क्या होता है और दूसरी बात कॉलम क्या होता है। तो रो को हमने समझा कि जो अवयव मैट्रिक्स में हमारे जो अवयव इसमें क्षैतिज रूप में लिखे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रो, यानी इसको हिंदी में कहते हैं पंक्ति। और जो हमारा ऊर्ध्वाधर रूप में होते हैं उसे हम कहते हैं स्तंभ यानी कॉलम। तो हमने दोनों चीज़ों को समझ लिया। अब बात करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि हमारी जो आव्यूह होती है वो बनती कैसे है, उसमें कैसे अवयव होते हैं और उसमें क्षैतिज पंक्ति कौन सी, यानी रो क्या होता है, और उसमें समझेंगे स्तंभ क्या होता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, क्या है हमारा, सबको समझ लेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं जिससे समझते हैं कि जो हमारी
आव्यूह होती है वो बनती कैसी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब लेंगे 2/3 की आव्यूह लेने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 2/3 की आव्यूह कैसी बनती है। तो अभी हमारा जो 2/3 की आव्यूह हमारी, हमने ये उदाहरण ले लिया, ये उदाहरण ले लिया, उसको उदाहरण हमने लिख लिया कि ये हमारा क्या है, उदाहरण, एग्जाम्पल, ओके। तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया, 2/3 की आव्यूह बना रहे हैं। पहला हमने क्या किया, ए बी, ये हमारे अवयव है, ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें क्या है, जो ये हमारी क्या है 2/3 की आव्यूह है, जिसमें क्या है 2 रो है और 3 कॉलम है। अब हमने कैसे पहचाना है कि इसमें क्या कितनी रो है और कितनी कॉलम। इसको समझने के लिए हमने क्या बताया था, जो क्षैतिज रूप में अवयव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रो। तो हम देखेंगे कि हमारी क्या है, क्षैतिज रूप में क्या है, 2 ही अवयव है ना, एक ए बी सी, सॉरी 2 पंक्ति है ना, एक पंक्ति यह है ए बी सी, ये क्षैतिज ही में तो है, इसी प्रकार तो है हमारी ये पंक्ति, और ये भी हमारी पंक्ति क्या है, इस प्रकार की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 2 रो, 2 है, तो पहली जो हमारी रो होगी उसको हम लिख देंगे R1 और दूसरी जो हमारी रो होगी उसको लिख देंगे R2। और एक बात ध्यान रखना, जब हम मैट्रिक्स में अवयवों को लिखते हैं तो उसे हमेशा स्मॉल लेटर के माध्यम से ही लिखते हैं, उसको हम कैपिटल लेटर के माध्यम से नहीं लिखते हैं। कैपिटल लेटर को हम इस मैट्रिक्स के लिए प्रदर्शित करते हैं कि ए बराबर हमारी ये मैट्रिक्स दी गई या बी बराबर हमारी ये मैट्रिक्स दी गई, ठीक है। और जब हम इसके अवयवों को लिखते हैं तो किस में लिखते हैं, हमेशा स्मॉल लेटर में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या समझ रहे थे, हमने यहाँ पर क्षैतिज पंक्ति ढूंढ रहे थे कि सच में यहाँ पर 2 है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या है 2 क्षैतिज पंक्ति है। आप लोग देख रहे हैं कि एक ये क्षैतिज पंक्ति, ये क्षैतिज ही तो है, ये क्षैतिज दिशा में ही तो है। तो एक पंक्ति ये ए बी सी और दूसरी पंक्ति क्या है हमारी पी क्यू आर। अब यहाँ पर देखते हैं कॉलम, कॉलम की बात करते हैं। तो कॉलम क्या है, हमारे हमने क्या बताया, तो कॉलम कैसे हो, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर दिशा में कॉलम हम गिनते हैं। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या है, तो एक ये है ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो एक कॉलम ये हो गया, एक ऊर्ध्वाधर दिशा में ये है, तो 2 कॉलम ये हो गए, और एक और ऊर्ध्वाधर दिशा में है। तो यहाँ पर क्या है 3 कॉलम है और 2 रो है। तो यहाँ पर क्या है 3 कॉलम है और 2 रो है। तो पहले कॉलम को हम कहेंगे C1, दूसरे कॉलम को कहेंगे हम C2 और तीसरे कॉलम को कहेंगे हम C3, ठीक। तो यहाँ पर हमने रो तथा कॉलम को मैट्रिक्स में कहाँ पर किस प्रकार देखेंगे, पहचानेंगे कि ये हमारी रो है और ये हमारी कॉलम है। तो हमने इसको भी समझा। और पहली रो को हम क्या कहेंगे R1, दूसरी रो को हम क्या कहेंगे R2, इसी प्रकार तीसरी रो को हम क्या कहेंगे R3, इसी प्रकार हम चौथी रो को क्या कहेंगे R4। इसी प्रकार हम पहली कॉलम को क्या कहेंगे C1, दूसरे कॉलम को क्या कहेंगे C2 और तीसरे कॉलम को क्या कहेंगे C3। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3/4, 4/4, बस इतने से ज़्यादा आपको आव्यूह नहीं मिलेगी, ठीक। तो चलिए अब अपन लोगों ने एक उदाहरण लिया है, तो इसको हमने समझा कि हमारी रो और कॉलम किस प्रकार पहचानेंगे। तो चलिए अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि 2/3 क्या है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, आपको इसी पर हम एक्सप्लेन करेंगे, काफ़ी देर तक चर्चा होगी इस पर। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे। चलिए दोस्तों, इसी एग्जाम्पल के साथ हम क्या समझ लेते हैं, इसी एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं कि इस जो हमारा 2/3 लिखा है इसका मतलब क्या है। हम इसे 2x3 क्यों नहीं पढ़ रहे, या हम इसे 2x3 क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ये हमारा क्या है, जो हमारा 2/3 लिखा है, जो हमारा 2x3 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 2/3। और क्यों पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा। जो हमारा 2/3 लिखा है ये कोई किसी चीज का गुणा नहीं है, ये हमारा क्या है, ये हमारा आव्यूह का क्रम है। क्या है हमारा आव्यूह का क्रम, आव्यूह का क्रम, ये हमारा है आव्यूह का क्रम। इसलिए हम इसे 2x3 नहीं पढ़ सकते, इसे हम क्या पढ़ेंगे आव्यूह का क्रम, जिसमें हमारा जो 2 क्या है, 2 हमारा है, इसमें हमारा 2 क्या है, 2 है हमारा रो, यानी रो की संख्या, नंबर ऑफ रो। यहाँ पर हम 2 क्या है हमारा नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो। और यहाँ पर हम दूसरे की बात करेंगे, जो हमारा 3 लिखा है वो है हमारा नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर हमने बात की क्या है 2/3 हमारा क्या है आव्यूह का क्रम, यानी जब हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा ऐसा दिया जाएगा कोई 2/3 की आव्यूह, 4/4 की आव्यूह, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा पहले जो फर्स्ट वाला 4 होगा वो क्या है रो, नंबर ऑफ रो। नहीं
पंक्तियों की संख्या, और जो हमारा अगला 4 होगा वो क्या होगा, स्तंभों की संख्या। इसी प्रकार इसमें क्या है, जो हमारा 2 है वो क्या है, नंबर ऑफ रो। और हमेशा ये बात रखना याद कि जो हमारा पहला आता है, जो हमारा पहला आता है वो क्या होता है, हमारा रो, और जो दूसरी बाद में आता है वो क्या होता है, हमारा कॉलम। तो यहाँ से समझिए रो वाई कॉलम को। तो ये हमारा क्या होता है, एक प्रकार का क्रम होता है जिससे हम क्या करते हैं, अपनी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, यानी हम इसको पहचानते हैं कि ये 2/3 की है या 3/4 की है। तो ठीक, तो इसको हमने इस प्रकार समझ लिया। तो हमने नंबर ऑफ कॉलम को क्या किया, नंबर ऑफ कॉलम हमेशा क्या होता है, बाद में होता है, और नंबर ऑफ रो को पहले लिखना होता है। और इसे हम क्या पढ़ते, इसे हम इंटू नहीं पढ़ते, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं हम बाई, यानी इसे। तो अभी हम एक और आपको इसका उदाहरण देंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब इसकी बात करते हैं आगे, एक और अगला उदाहरण ले लेते हैं। चलिए एक अगला उदाहरण ले लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर कोई भी जनरली कोई भी आरबीयू ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर 3/3 की आरबीयू ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कोई भी संख्या ले ली, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 10, 9, 8। तो यहाँ पर कोई भी हमने जनरली क्या ले ली, आरबीयू ले ली। अब हमें ये पता नहीं है कि हमारे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है, इसका क्रम लिखा नहीं है, तब भी हम इसको देखकर पहचान सकते हैं कि हमारी कितनी कौन सी आरबीयू। तो इसको हम समझे। तो यहाँ पर हमें क्या देखकर आरबीयू दे रखी है। अब हमें पता नहीं है कितने बाई, हमने अभी बोल दिया, लेकिन बट हम अभी भूल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं है कितने आरबीयू की, मतलब कितने कौन से क्रम की, कितने बाई कितने की हमारी आरबीयू है। तो उसको हम ज्ञात करना सीखे, कैसे पहचानना सीखे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास रो कितनी है, यानी नंबर ऑफ रो कितनी है। तो यहाँ पर बात करेंगे नंबर ऑफ रो की। तो पहले हम देखेंगे कि हमारी यहाँ पर क्षैतिज पंक्ति है वो कितनी है। तो यहाँ पर हमारी आएंगी क्षैतिज पंक्ति, देखिए एक तो ये है, तो इसको हम लिख देंगे R1, ठीक। दूसरी हमारी क्या है, 4, 5, 6, इसको लिख देंगे हम R2। और तीसरी क्या हमारी 10, 9, 8, तो इसे हम कहते हैं R3। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि हमारी जो आरबीयू में जो नंबर ऑफ रो है वो है 3, नंबर ऑफ रो क्या है 3। और अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ कॉलम की। तो नंबर ऑफ कॉलम भी हमारी कितनी है, 3, क्योंकि एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। तो हमारी टोटल क्या हुई, 3 आपको 3 स्तंभ। तो यहाँ पर आया पहली जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ उसको कहते हैं C1, और दूसरा कॉलम को कहते हैं हम C2, तीसरी कॉलम को कहते हैं हम C3। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारी आरबीयू में क्या है, 3 रो है और 3 कॉलम है। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया हमारा क्या क्रम होता था, रो बाई कॉलम। तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगा, रो बाई कॉलम, यानी पहले हम रो को रखेंगे फिर हम कॉलम को। तो यहाँ पर हमारी रो कितनी है, 3, और कॉलम कितनी है, 3। तो यहाँ से हमने ज्ञात कर लिया कि जो हमारी आरबीयू है वो क्या है, 3/3 की है, यानी उसका क्रम है 3/3। और यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं इसी के साथ। यहाँ पर जो हमारी, यदि हमें नंबर ऑफ रो नहीं पता हो तो हमारी जो नंबर ऑफ रो को हम कैसे दोनों कहते हैं, नंबर ऑफ रो को हम लिखते हैं n से, और नंबर ऑफ कॉलम को लिखते हैं n से, स्मॉल n, ठीक। तो यहाँ पर हमारे ये बात आप लोग याद रखिए। अभी आप एक सूत्र पढ़ेंगे अवयवों की संख्या ज्ञात करने का, तो इसमें इस चीज का प्रयोग होगा कि नंबर ऑफ रो को कहते हैं हम m और नंबर ऑफ कॉलम बराबर n। अब यहाँ पर बात कर ले कि हमारा यहाँ पर यदि आपसे पूछ लिया जाता, यदि हम इसको अभी ये ना लिखें, यहाँ पर पूछ लिया जाता कि m/n, यानी कह देता है इसमें m तथा n की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर m की वैल्यू अर्थात नंबर ऑफ रो की वैल्यू क्या हो जाती 3, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाती, नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू हो जाती 3। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने बता दिया कि इसको नंबर ऑफ रो को कहते हैं m और नंबर ऑफ कॉलम को कहते हैं n। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इसमें जब हम इसमें क्वेश्चन हल करेंगे तो काफ़ी उपयोगी होगा ये चीज़, तो आप इसको समझ लें। तो हमने आपको एक और उदाहरण देकर ये चीज़ समझा दी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि रो बाई कॉलम यानी आरबीयू का क्रम क्या होता है, और नंबर ऑफ रो को किससे प्रदर्शित करते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो बाकी चीज़ें, और रो समझ गए होंगे कि रो कैसे पता चलाना है कि रो कितनी है हमारे पास। कॉलम भी आप समझ गए होंगे कि कॉलम भी हमें कैसे ज्ञात करनी है कि हमारे आरबीयू में कितनी कॉलम है। तो सारी चीज़ें अपन लोगों ने बात कर ली हैं। तो अब यहाँ पर अपन लोग आरबीयू में स्थित जो अवयव होते हैं उनकी
संख्या को भी ज्ञात करना सीख लेते हैं कि उसको संख्या जो हमारी आव्यूह में उपस्थित अवयवों की संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, किससे निकालते हैं। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे आव्यूह में उपस्थित अवयवों की संख्या है वो किस प्रकार निकालें। तो आव्यूह में उपस्थित अवयवों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, इसे हम कहते हैं अवयवों की संख्या बराबर ज्ञात करना है। तो अवयवों की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है बराबर होता है m इंटू एन की। अब ऐसे हम m बाई n नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या ज्ञात करेंगे तो हमारा क्या होगा, m इंटू एन। ये हमारा आव्यूह का क्रम नहीं है। अब हम ज्ञात कर रहे हैं आव्यूह में उपस्थित अवयवों की संख्या, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा m इंटू एन। ठीक, ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान रखें कि जब हम आव्यूह का क्रम बोलेंगे तो हम बोलेंगे m बाई एन या 2/3 या 3/2 या 3/3। और जब हम बोलेंगे कि अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है तो वहां पर आएगा m इंटू एन या 2 इंटू 3 या 4 इंटू 3, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो चलिए हमारा यहाँ पर सूत्र होता है m इंटू एन, और जहाँ पर क्या होता है m, हम बता चुके हैं m को क्या कहेंगे, जहाँ पर m होता है नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों की संख्या, जहाँ पर m क्या है, पंक्तियों की संख्या। और दूसरी बात कर लेते हैं जहाँ n क्या है, n है हमारा स्तंभों की संख्या। यहाँ पर हमने दोनों चीजें समझ ली कि m क्या है, पंक्तियों की संख्या, और n क्या है, स्तंभों की संख्या। तो यहाँ से हम एक उदाहरण लेते हैं जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पर पहला उदाहरण ले लेते हैं हम इसको, कि यदि आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आप कैसे इसको हल करें। तो यहाँ पर उदाहरण लेंगे हम फर्स्ट, तो 2 उदाहरण से समझेंगे हम। पहला हमने कोई भी जनरली एक कितने भी क्रम की हमने वैल्यू ले ली, हमने यहाँ पर ले ली 2/2, तो यहाँ पर आ जाएगा, हमने कोई भी अवयव ले लिया 2, 4, 8, 10। तो यहाँ पर हमने 2/2 की वैल्यू अब क्या ली, मैट्रिक्स ली। और 2/2 आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, 2 क्या है रो है और 2 क्या है कॉलम है। ठीक, तो आप समझ चुके हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर अब देखिए कि हमारे पर पंक्तियों की संख्या क्या है। पंक्तियों की संख्या हमारी क्या देखी, 2, यानी हमारे इस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या है 2, और कॉलम की संख्या भी हमारी क्या है, 2। आप देख सकते हैं, इसको पहचान भी सकते हैं। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ ये है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2 है, तो 2 हो गया। और ये हमारी R1 ये है, R2 ये है, और ये R1 है, और ये हमारी C1 है, ये हमारी C2 है। यानी हमारे पास क्या है, टोटल 2 रो है और 2 कॉलम। तो अब हमने सूत्र क्या पढ़ा था, हमने अवयवों की संख्या पढ़ा था। अवयवों की संख्या बराबर होता है, अवयवों की संख्या बराबर होता है m इंटू एन। तो m क्या है हमारे पास, 2, n क्या है, 2। अब यहाँ पर क्या हो जाए, 2 दूनी 4, और आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, अवयवों की संख्या 4 है। तो यहाँ से हमारी अवयवों की संख्या 4 निकल कर आ गई। तो इसी प्रकार हमारे कुछ क्वेश्चन आएंगे। वैसे इतना सरल क्वेश्चन नहीं बनता है, बट आपको समझाने के लिए हमने बता दिया कि इस सूत्र का हमें किस प्रकार प्रयोग करना है। तो चलिए अब एक और देख लेते हैं अपना क्वेश्चन, और फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर दूसरा उदाहरण लेंगे। दूसरा उदाहरण हमने कोई भी, अब क्या करेंगे, हम ले लेंगे, हमने ले लिया मैट्रिक्स, ले लिया हमने ABCPQR XYZ। ठीक, तो हमने क्या किया, 3/3 की एक मैट्रिक्स ले ली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, m इंटू एन, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, अवयवों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, वही बात, पहले हम रो देखेंगे, रो हमारी है 3। अब दूसरी देखेंगे कॉलम है हमारे 3। तो अब क्या करेंगे, हम अवयवों की संख्या का सूत्र लगा देंगे। क्या हो जाएगा, अवयवों की संख्या बराबर m इंटू एन, और n क्या है हमारी 3, और n क्या हमारे 3 हो जाएगा 9। तो यहाँ पर क्या आ गया, अवयवों की संख्या, अवयव में उपस्थित अवयवों की संख्या क्या आ गई, 9। तो यहाँ पर आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर क्या है, अवयवों की संख्या कितनी है, 9। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमें अवयवों की संख्या को किस प्रकार ज्ञात करना है। तो चलिए बढ़ लेते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो चलिए अब हम एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को समझने वाले हैं, जो बहुत ही उपयोगी होने वाली है हमारी मैट्रिक्स में।
तो इस चीज़ को हम स्टार पॉइंट से दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको समझिएगा। तो हम क्या समझेंगे, आप समझेंगे जो हमारे मैट्रिक्स में उपस्थित अवयव होंगे उन्हें हम किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। तो इसका हमें आगे यूज होगा, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, तो इसको बड़े ही ध्यान से समझना। तो आप यहाँ पर हम एक आव्यूह लें, कोई भी हमने ए बराबर क्या ले ली, कोई आव्यूह ले ली 4 5 6 10 8 7 12 13 14। यहाँ पर हमने कोई भी आव्यूह ले ली, क्या है 3/3 की एक आव्यूह ले ली, ठीक है। अब यहाँ पर हमें यदि इसको सिंबल रूप में दर्शाना है, यानी हमें 4 को ऐसे लिखना है कि ये मतलब इसके प्रतीकों के माध्यम से, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसी को क्या लिखेंगे, ठीक। अब हमने ये समझी हमारे लिए 3/3 की आव्यूह है, अब इसको हम समझेंगे सिंबल के रूप में, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो यदि आपसे कोई कहा जाए, यदि आपको कोई कहे कि हमें एक ए बराबर कोई आव्यूह बनाइए 3/3 या 4/4 की, आपसे कहे कि 3/3 की आव्यूह बनाइए, आपको अवयव नहीं दे रखते, तो आप कैसे बनाओगे। तो उसके लिए सिंबल होते हैं, क्या होते हैं, पहले आपने वर्टिकल बॉक्स बनाया, जो हमारा ये बॉक्स होता है उसे हम कहते हैं वर्टिकल बॉक्स। इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल बॉक्स, ठीक। तो इस बात को याद रखें, ये हमारा होता है वर्टिकल बॉक्स। और यदि आपसे कहा जाए कि 3/3 की एक आव्यूह बनाइए और आपको कोई अवयव नहीं दिया जाए, तो आप कैसे बनाओगे। तो इसके बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि हमारा पहले हम समझेंगे आव्यूह का क्रम। तो आव्यूह का क्रम हमने क्या पढ़ा, m/n, यानी पहले हमारा क्या आता है रो, फिर आता है कॉलम। तो यहाँ पे पहले हम रो, तो पहले हम लिखेंगे ए हमने क्या किया, एक सिंबल ले लिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम भर रहे हैं पहली रो का पहला कॉलम, पहला अवयव, तो पहली रो का पहला अवयव भरेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा A1 क्या होगा, पहली रो का पहला अवयव। फिर बढ़ेंगे हम दूसरी रो का पहली रो का दूसरा अवयव, तो हो जाएगा यहाँ पर A12। समझिएगा, पहले हमने क्या भरा, पहली रो का पहला कॉलम, सॉरी पहली रो का पहला अवयव, तो क्या आया A11। अब हम भर रहे हैं पहली रो का दूसरा अवयव, तो आ गया A12। अब भर रहे हैं हम तीसरा अवयव, तो होगा पहली रो का तीसरा अवयव, तो हो जाएगा A13। अब हम भरेंगे दूसरी रो का, तो क्या आएगा, दूसरी रो का पहला अवयव, तो A21। अब बात करेंगे दूसरी रो का दूसरा अवयव, क्या आएगा A22, यानी दूसरी रो का दूसरा अवयव। अब बात करेंगे अपनी तीसरी रो का, सॉरी तीसरे अवयव का, तो क्या हो जाएगा A23। आप लोग अब इस क्रम से आप लोग समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। अब आप लोग इसको आप स्वयं भर सकते हैं, तो कोशिश कीजिए आप भर लें, और मैं आपको तो बताऊंगा ही। तो हमारा क्या आएगा, अब बात करेंगे अपनी तीसरी रो की, तो हमारा आएगा A31, यानी तीसरी रो का पहला अवयव। और अब बात करेंगे A32, यानी तीसरी रो का दूसरा अवयव। अब बात करेंगे A33, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब वो तीसरी रो का तीसरा अवयव। तो हमें इस प्रकार क्या होता है, मैट्रिक्स के अवयवों को प्रदर्शित करना होता है। कैसे, हम हमेशा रो के माध्यम से ही लिखते हैं, क्योंकि इसमें हमें जो पढ़ाया जाता है, तो हम रो ही के माध्यम से बनना सीखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला अवयव को क्या लिखते हैं हम A11, यानी पहली रो का पहला अवयव। और दूसरी अवयव को क्या लिखते हैं, पहले रो का दूसरा अवयव, तो हो जाएगा हमारे A12। और अब हम बात करते हैं तीसरे अवयव का, तो हमारा आता है पहली रो का तीसरा अवयव। अब बात करते हैं दूसरे रो के पहले अवयव की, तो उसे हम लिखते हैं A21। और A22 का मतलब होता है दूसरी रो का दूसरा अवयव, इसी प्रकार हमारा A23। दूसरी रो का तीसरा अवयव, इसी प्रकार हमारा होता है A31। तीसरी रो का पहला अवयव, इसी प्रकार होता है हमारा A32। तो तीसरी रो का दूसरा अवयव, लास्ट हमारा बचता है A33, क्या होता है तीसरी रो का तीसरा अवयव। इसी प्रकार हम कोई भी आव्यूह दी जाएगा 2/2 की, 4/4 की, एक बार अपन लोग 3/4 की भी आव्यूह को बना लेते हैं। तो हम लिखेंगे दूसरी अपने कोई आव्यूह ले लिए, B बराबर ले ली 3/4 की आव्यूह हमने, ये तो हमारी 3/3 की थी। अब यहाँ पर 3/4 की बात कर लेते हैं। तो हमारा 3/4 के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि 3/4 की सिंबल रूम में हमें एक क्या करना है, आव्यूह बनानी है। तो इसको बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, तो बनाएंगे उसी प्रकार। पहले हम रो को देखेंगे, पहली रो के सभी अवयवों को भर लेंगे, फिर हम दूसरी रो के सभी अवयवों को भर लेंगे, फिर हम बात करेंगे तीसरे रो के सभी अवयवों की, फिर लास्ट में हम जो
तीन ही रो है, तो हमारा क्या 3 रो है हमें दिख रहा है, तो तीसरी रो की सभी अवयवों को हम भर लेंगे। चलो देखें तो भरे, तो पहला आएगा A11, तो क्या हो जाएगा पहली रो का पहला अवयव। दूसरा हो जाएगा हमारा A12, तो हो जाएगा हमारा पहली रो का दूसरा अवयव, तो हो जाएगा A13। क्या हो जाएगा पहली रो का तीसरा अवयव। और A14 क्या हो जाएगा पहली रो का चौथा अवयव, क्योंकि हमें 3/4 की बनानी है क्या आपने, तो यहाँ पर हमारी 4 स्तंभ होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पहली रो का पहला अवयव A11, पहली रो का दूसरा अवयव A12, पहली रो का तीसरा अवयव A13, पहली रो का चौथा अवयव A14। अब इसी प्रकार हम करेंगे दूसरी रो का, तो A21 हो जाएगा दूसरा अवयव हो जाएगा A22, हो जाएगा हमारा दूसरे अवयव का दूसरी रो का तीसरा अवयव हो जाएगा A23। इसी प्रकार हमारे दूसरी रो का चौथा अवयव हो जाएगा हमारा A24। अब हम बात कर लेंगे इसी प्रकार, अब तो आप भर ही लेंगे कि तीसरा अवयव क्या होगा हमारा, तीसरी रो में हमारे जो अवयव भरे जाएंगे वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे A31, A32, A33 हो जाएगा A34। तो ये हमारी इस प्रकार बन गई A3/4 की सिंबल रूप में मैट्रिक्स। यानी तो हमने आव्यूह बनाना भी सीख लिया है और उसके अवयवों को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है वो भी हमने सीख लिया है। तो हमने काफ़ी कुछ आज सीख लिया है, तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया मैट्रिक्स के बारे में, हमने जान लिया है उसमें जो अवयव को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा है वो भी जान लिया है, और हमने उसके आव्यूह का क्रम भी समझ लिया है, और हमने आव्यूह की संख्या यानी आव्यूह के में अवयवों की संख्या को ज्ञात करना भी समझ लिया। तो यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ चीज़ों को समझ लिया है। और तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और जिसने भी अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अभी के जाकर सब्सक्राइब कर ले। और हमारी जो हमने अपना पिछला चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म किया है तो उसको भी देखना ना भूलिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।